नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अगर 2026 में प्रस्तावित देशव्यापी परिसीमन को सिर्फ आबादी के आधार पर किया गया तो इसके परिणाम से देश में सत्ता का संतुलन व्यापक रूप से बदल सकता है। इसमें हो सकता है कि दक्षिण के कुछ राज्यों को नुकसान हो और यूपी बिहार का पलड़ा इसमें एकदम से भारी हो जाए। लेकिन देश के दक्षिणी नेतृत्व को आश्वस्त करते हुए केंद्र ने कहा है कि उनकी लोकसभा सीटें नहीं घटेंगी। फिर परिसीमन का आधार क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आइए आज के इस एनालिसिस में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोई एक खाई बनती जा रही है, या फिर ये वाकई में परिसीमन के आधार पर एक इतना लंबा सीटों का गैप हो जाएगा कि दक्षिण भारत एक अपने आप को निग्लेक्टेबल पोजीशन में पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। आइए आज के इस विश्लेषण में इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन ने अभी कुछ दिनों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने कहा कि परिसीमन के नाम पर भारत के दक्षिण राज्यों पर एक तलवार लटक रही है। हमारी लोकसभा सीटों में कटौती होने जा रही है और तमिलनाडु की 8 सीटें कम हो जाएगी। तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी पाई है, लेकिन इसका ये नतीजा हो सकता है कि अगले परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर 31 हो जाए। हम 8 सीटें खो देंगे। उन्होंने न्यूली मैरिड कपल से भी जल्दी बच्चे पैदा करने की बात कही है और ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 25 फरवरी को ये बयान देकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक नई बहस छेड़ दी। चुनावी लक्ष्य को साध कर दिया गया स्टालिन का यह बयान इतना महत्वपूर्ण था कि गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दे दी और कहा कि दक्षिण के राज्यों की एक भी सीट कम नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। आइए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि परिसीमन है क्या। बहुत आसान शब्दों में कहें तो परिसीमन भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष रूप से मिल सके। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। परिसीमन जब भी होता है तो जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर ही होता है। अभी जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों का आखिर इसमें डर क्या है। देश के दक्षिणी राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर काफी आशंकित है। उन्हें डर है कि 2026 में प्रस्तावित लोकसभा सीटों का परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनके क्षेत्र का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इससे संसद में उनकी ताकत कम हो जाएगी। नतीजन देश की राजनीति में भी उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण भारत की सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या फिर कम हो जाएंगी। अभी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु 39 सीट, केरल 20 सीट, कर्नाटक 28 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट, तेलंगाना 17 सीट मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ से 129 सांसद लोकसभा में आते हैं, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश 80 सीटें, बिहार 40 सीटें, झारखंड 14 सीटें से ही 134 सांसद लोकसभा में आते हैं। जनसंख्या के मौजूदा रुझान को देखते हुए ये अंतर और बढ़ सकता है। परिसीमन की प्रक्रिया आखिरी बार 1976 में हुई थी। 1976 में भारत की जनसंख्या लगभग 63 करोड़ थी। अब भारत की आबादी लगभग 145 करोड़ है, यानी 50 साल में हमारी आबादी दोगुनी बढ़ गई है। अब ये जानते हैं कि आबादी में छिपा है प्रतिनिधित्व का पेज। यानी ये क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन जो है
वो तय होता है। ये क्या फैक्टर है, आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं। देश में आबादी एक समान अनुपात में नहीं बढ़ रही। दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सुधारों के जरिए अपनी जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रण में किया है। दूसरी ओर हिंदी पट्टी के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। दक्षिण के राज्यों में यही वाजिब शिकायत केंद्र से की है। दक्षिण राज्य मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता की सजा उन्हें कम सीटों के रूप में मिलेगी। इससे संसद में उनकी आवाज और प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि ज्यादा सीटों का मतलब देश की राजनीति में हिंदी भाषी क्षेत्रों का वर्चस्व बढ़ेगा, जो पहले से ही संसद में ज्यादा सीटें लेकर प्रभावी हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता और गहरी हो सकती है। दक्षिणी राज्य अक्सर बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास के लिए जाने जाते हैं और वे इसे अपनी ताकत मानते हैं। लेकिन परिसीमन के बाद ये ताकत कथित रूप से कमजोरी में बदल सकती है, ऐसा उनका मानना है। दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे तमिलनाडु की डीएमके, आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी इसे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे के रूप में भी देख रही है। उन्हें लगता है कि कम सीटों से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाजी की क्षमता भी प्रभावित होगी। अभी जानते हैं कि क्या दक्षिण के राज्यों की सीटें वाकई में घटेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि परिसीमन का आधार क्या होगा। अगर सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाया गया तो निश्चित रूप से उनकी सीटें घटेंगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की आबादी करीब 7.6 करोड़ है और यहाँ 39 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ 80 सीटें हैं। नए परिसीमन में उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन तमिलनाडु की बढ़ने की गुंजाइश कम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टडी के अनुसार 2025 तक यूपी उत्तराखंड की आबादी 25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अगर 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट को आधार बनाया गया तो यूपी उत्तराखंड के हिस्से में 126 लोकसभा सीटें आएंगी। बिहार झारखंड के हिस्से में 85 सीटें आएंगी, जबकि तमिलनाडु की सीटें 39 ही रहेंगी और केरल की सीटें 20 से घटकर 18 हो जाएंगी। अगर 1976 की तरह 10 या 11 लाख की आबादी पर एक सांसद का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड की लोकसभा सीटों में बम्पर इजाफा होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में यूपी, झारखंड की लोकसभा सीटें 250, बिहार, झारखंड की 169, राजस्थान की 82, तमिलनाडु की 76 और केरल की 36 हो जाएंगी। हालांकि अगर क्षेत्रफल या अन्य मापदंडों को भी शामिल किया गया तो दक्षिणी राज्यों का नुकसान कम हो सकता है। लेकिन जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य की एक भी सीट नहीं घटेगी, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र अलग पॉलिसी पर काम कर रहा है। दरअसल अभी परिसीमन का फॉर्मूला स्पष्ट नहीं हुआ है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देश के वो राज्य हैं जहां कर्नाटक को छोड़कर किसी भी राज्य में बीजेपी की दमदार मौजूदगी नहीं है। परिसीमन को लेकर दक्षिणी पार्टियों की बेचैनी का एक कारण यह भी है। वे मानते हैं कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का दबदबा है और हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ने से उसकी ताकत और बढ़ सकती है। इससे सत्ता का संतुलन और भी ज्यादा प्रभावित होगा। अभी जानते हैं कि दक्षिण के नेताओं का इस पर स्पेसिफिकली क्या कहना है। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, दक्षिण के दूसरे राज्य भी परिसीमन पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं और बेचैनी जाहिर कर रहे हैं। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद टीडीपी नेता और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हम नीति आयोग से बात करेंगे। हम किसी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहते। डीएमके नेता
और सांसद ए राजा ने कहा कि क्या तमिलनाडु को जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार की सलाह मानने पर दंडित किया जा सकता है। उन्होंने यूपी बिहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि हो सकता है कि तमिलनाडु की सीटें घटे नहीं, लेकिन परिसीमन की वजह से अन्य राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी। परिसीमन की चिंताओं की ओर इशारा करते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबु नायडू ने कहा था कि उनकी सरकार जनसंख्या बढ़ाने वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाने की कोशिश में जुटी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी बाद में ऐसे ही बयान दिए थे। तेलंगाना की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामराव ने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सहित अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए एक अभिशाप होगा। अभी जानते हैं कि परिसीमन का कानूनी आधार क्या है। परिसीमन एक स्वतंत्र निकाय है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं और उसके द्वारा ही किया जाता है। इस आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। राज्य विधानसभाओं का परिसीमन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। परिसीमन मुख्य रूप से नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है। परिसीमन आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को देखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सीटों का बंटवारा इस तरह से हर क्षेत्र में लगभग बराबर किया जाए ताकि प्रतिनिधित्व सबको समान रूप से मिल सके। अभी जानते हैं कि परिसीमन अब तक कब कब हुआ। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में परिसीमन हुआ था। इस समय लोकसभा की कुल सीटें 494 थी। 1963 में दूसरी बार परिसीमन हुआ और इस समय लोकसभा की सीटें 522 हो गई थी। 1973 में जब तीसरा परिसीमन हुआ तब सीटें बढ़कर 542 हो गई और 2002 में भारत में चौथा परिसीमन हुआ, लेकिन ये 1971 की जनगणना को आधार में लेकर किया गया। इसका कारण यह था कि 1976 में संविधान में संशोधन करके 2001 तक जनगणना के आधार पर सीटों के निर्धारण पर रोक लगा दी गई थी। इसका मकसद ये था कि जनसंख्या नीति को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े। 2002 में परिसीमन में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि केवल सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। अब 2026 में भारत में परिसीमन प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले सरकार को जनगणना करानी होगी। यूं तो देश में जनगणना 2021 में ही होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो सका। अब देखते हैं कि जो 2026 में जनगणना प्रस्तावित है, उसके बाद परिसीमन किस आधार पर होता है और इसमें दक्षिण के राज्यों के जो कंसर्न है उन्हें किस तरह से सरकार एड्रेस करती है। आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और एनालिसिस, किसी और विषय